जनरल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। साथियों, मानव रक्त का संपूर्ण निचोड़ टॉप 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज इस क्लास में करेंगे, जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिए। मानव रक्त से कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं छूटेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं क्वेश्चंस और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, मानव के लाल रक्त कोशिका की जीवन चक्र अवधि कितनी होती है। यानी देखिए, मानव का जो लाल रक्त होता है, रेड ब्लड सेल आरबीसी, उसका जीवन काल कितना दिन का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन का। याद रखिएगा, नॉर्मली 20 से 120 दिन का। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, याद रखिएगा 7.4 होता है, 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गर्म खून युक्त प्राणी है। यानी इनमें से कौन सा वो प्राणी है जिसका खून यानी जिसका रक्त जो है वो गर्म होता है। तो देखिए, गर्म खून युक्त वाला प्राणी इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, व्हेल। देखिए व्हेल है ना, व्हेल याद रखना, व्हेल शार्क नहीं, व्हेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग यानी किस ग्रुप का खून सार्वत्रिक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता से संबंधित है। प्राप्तकर्ता यानी सर्वग्राही, यानी जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। तो देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो याद रखिए, ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इसको हम सर्वग्राही बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता बोलते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। तो यहाँ पर प्राप्तकर्ता से संबंधित यानी सर्वग्राही, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी। अगला क्वेश्चन है, जब रक्त वाहिकाओं में बहता है, जब रक्त वाहिकाओं में बहता है या बहता रक्त थक्का नहीं बनता अथवा असफल रहता है, इसमें उपस्थित क्या रहता है। यानी क्वेश्चन में बोला गया है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो राइट आंसर होगा हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। हिपेरिन की उपस्थिति अगर मानव रक्त में रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगला है, हीमोग्लोबिन में सम्मिलित धातु कौन सी है। यानी हीमोग्लोबिन जिसके कारण मानव का रक्त लाल होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है। तो राइट होगा आयरन या लोहा। राइट है ऑप्शन नंबर सी। रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है। ध्यान से देखिएगा, तो रक्त के थक्के के निर्माण में किस एंजाइम का युक्तिकरण अथवा जुड़ाव होता है। तो याद रखिएगा पेप्सिन का। ऑप्शन नंबर बी राइट है पेप्सिन। किस कशेरुकु में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत या ऑक्सीजन युक्त तथा अनऑक्सीकृत रक्त मिश्रित होते हैं अथवा पाए जाते हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उभयचर कुल के प्राणियों में। ऑप्शन नंबर बी उभयचर में। रक्त समूह अथवा रक्त वर्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर एवं बैंड स्टीनर ने। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शब्द आरएच फैक्टर संदर्भित है किससे। यानी आरएच फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो आरएच फैक्टर का फुल फॉर्म होता है साथियों रिसस फैक्टर। याद रखिएगा, रिसस फैक्टर कारक। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सामान्य संख्या में या सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनित संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5.5 मिलियन। साथियों, सामान्य वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की गिनित संख्या होती है 5.5 मिलियन। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य या मानव रक्त के लाल रंग का कारक क्या है। तो देखिए, मनुष्य का रंग रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला है, ऊंची जगह हो अथवा ऊंचाई वाले स्थानों पर मानव शरीर में लाल रक्त कणों का क्या होगा। तो देखिए, जब इंसान ऊंचाई पर जाता है तो मानव के शरीर में जो लाल रक्त कण होते हैं उसका संख्या बढ़ जाता है, यानी संख्या बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं वे क्या हैं। यानी वह रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं सफ़ेद रक्त कण WBC। और WBC का अन्य नाम क्या होता है। तो ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है।
तो ध्यान से देखिए, बोन मेरो के द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? बोन मेरो, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो देखिए, इनमें से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, रक्त। हीमोग्लोबिन मुख्य, देखिए हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य निर्माणकर्ता या निर्माणक कौन सा होता है या क्या होता है? तो याद रखिए, लाल रक्त कोशिका, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ये केवल लाल रक्त कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। अगला है, सार्वत्रिक प्रदाता अथवा सार्वभौमिक दाता वर्ग समूह वाले जन अथवा मानव कौन से होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता होता है ब्लड ग्रुप ओ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन नहीं। नेक्स्ट है, ए बी रक्त समूह के व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? यानी मान लेते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप किस ब्लड ग्रुप व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी समूह का। क्यों? क्योंकि ए बी अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो आप तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप वाले हैं, आप किसी का भी कोई भी समूह का रक्त ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? तो देखिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन आवश्यक होता है? तो प्लेटलेट्स। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से कौन शीत रक्तकारी प्राणी है? यानी इनमें से कौन सा प्राणी है जिसका रक्त ठंडा होता है? तो देखिए, राइट है ऑप्शन नंबर बी, कछुआ। ठीक है, एक गर्म रक्तकारी प्राणी इनमें से कौन सा है? तो ध्यान से देखिए, गर्म रक्तकारी प्राणी इनमें से कौन सा है? तो बैट यानी चमगादड़। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव के लिए सामान्य शर्करा स्तर मात्रा क्या होता है? तो देखिए, मानव के लिए सामान्य शर्करा का स्तर कितना होता है? तो याद रखिएगा 120 से 150 mg। याद रखना ऑप्शन नंबर बी। जब इससे अधिक होता है तो फिर इंसान को क्या होता है? डायबिटीज की बीमारी होता है। अगला है, बीटा लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा यानी रोग निरोधक नाशक शक्ति कौन कहलाता है? तो बीटा लिम्फोसाइट द्वारा प्रतिरक्षा कौन कहलाता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा कोशिकीय प्रतिरक्षा, यानी बीटा लिम्फोसाइट के द्वारा जो प्रतिरक्षा होती है उसको कोशिकीय प्रतिरक्षा कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला है, यदि किसी माता पिता जोड़े के एक व्यक्ति का रक्त समूह ए बी तथा अन्य का ओ है तो उनके संतानों या संततियों में किस रक्त समूह के होने की संभावना होगी? यानी मान लेते हैं माता का ब्लड ग्रुप या पिता का ब्लड ग्रुप ए है, या और माता का या पिता का दोनों में से कोई एक का फिर ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनकी संतान जो होंगे उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप होने का संभावना होगा? तो याद रखिएगा ए या बी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रक्त को मापने वाला यंत्र या उपकरण क्या कहलाता है? तो ध्यान से देखिए, रक्त को मापने वाला यंत्र या उपकरण स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है, जिसको रक्तचापी भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा क्या होता है? तो मनुष्य के रक्त में उपस्थित शर्करा की मात्रा जो होती है वो क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ग्लूकोज। अगला है, हाइपोग्लाइसेमिया का संदर्भ क्या है? तो देखिए, हाइपोग्लाइसेमिया का संदर्भ या अर्थ होता है रक्त में निम्न शर्करा की मात्रा। ठीक है, और एक होता है हाइपरग्लाइसेमिया। तो साथियों, हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है या अर्थ होता है उच्च रक्त शर्करा स्तर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? तो देखिए ध्यान से, सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की थी? तो वह वैज्ञानिक कौन थे जिसने सबसे पहले रक्त संचरण की व्याख्या की? तो विलियम हार्वे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में एकत्रित हो जाते हैं तो कौन सा अंग कार्य नहीं करता है? तो देखिए, जब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट रक्त में एकत्रित हो जाते हैं तो इनमें से कौन सा अंग है जो कार्य नहीं करता है? याद रखिएगा, ब्रिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ऑक्सीकृत रक्त यकृत तक कौन सी रक्त नलिका ली जाती है? तो ऑक्सीकृत रक्त जो होता है यकृत तक कौन सी रक्त नलिका ली जाती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा हिपेटिक धमनी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी हो, बी है, ठीक है, वह किस व्यक्ति को आसानी से रक्तदान कर सकता है? तो याद रखिएगा, बी और ए बी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, रक्त विनिमय द्वारा किसका हस्तांतरण होता है? तो ध्यान से देखिएगा, रक्त विनिमय के द्वारा किसका हस्तांतरण होता है? तो HIV का, HIV एड्स का।
नेक्स्ट है हिपोटो, देखिए हिमेटोपोइसिस कहाँ संपन्न होती है? तो साथियों हिमेटोपोइसिस ये कहाँ संपन्न होती है? तो बोन मेरो में यानी अस्थि मज्जा में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। रक्त में लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या के बढ़ने को क्या कहते हैं? यानी जब मानव शरीर में लाल रक्त रुधिराओं या कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया याद रखना, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो याद रखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है एरोटा, जिसको हम महाधमनी बोलते हैं। निम्न में से हीमोफीलिया का लक्षण क्या है? तो देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी है और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्न में से किसमें हीमोग्लोबिन से बंधुता ज़्यादा रहती है? यानी हीमोग्लोबिन से अच्छी मित्रता इनमें से किसका होता है? तो करेक्ट आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त संचरण में मदद करता है? तो देखिए रक्त के संचरण में कौन मदद करता है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सी रक्त कणिकाएं बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध करने में मदद करती है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट यानी WBC। अगला है, शरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है? तो देखिए राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय। अगला क्वेश्चन है, किस प्राणी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इनमें से वो कौन सा प्राणी है, किस कुल के प्राणी है जिसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो याद रखिएगा हीमोसील में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। रक्त का द्रवित भाग जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो देखिए रक्त का द्रवित भाग जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो सीरम। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो इनमें से वो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। ECG किसके कार्य को दर्शाती है? तो देखिए ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG किसके कार्य को दर्शाती है? तो राइट आएगा हृदय के। हृदय की जांच के लिए ECG टेस्ट कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों ध्यान से देखिएगा, रक्त नलिकाओं की त्रिज्या कम होने पर रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तदाब जो है वो बढ़ता है, याद रखिएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, मनुष्य के शरीर में अपर्याप्त मात्रा से रक्त की आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्केमिया। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सामान्य रक्तदाब क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो करेक्ट आएगा 120/80 mm/Hg। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में किसकी मदद से होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स से। एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं? तो RBC को याद रखना। और ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं साथियों? तो WBC को, दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए रक्तदाब उच्च होता है कब या कहाँ पर? तो याद रखिए रक्तदाब उच्च होता है धमनी पर। धमनी में जहाँ पर शुद्ध रक्त होता है, सिरा में तो अशुद्ध रक्त होता है ना, तो जहाँ शुद्ध रक्त होगा वहीं पर रक्तदाब उच्च होगा, तो धमनी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सी रक्त कोशिकाएं वृक्क तक रक्त ले जाती है? यानी कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जो किडनी तक रक्त को ले जाती है? तो राइट है गुद्दे की धमनी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो साथियों ध्यान से देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन कितना होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य रक्त का आयतन होता है लगभग 5 लीटर, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर लगभग। अगला है, सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है? यानी सबसे बड़ी सफ़ेद रक्त कणिका कौन सी है? तो मोनोसाइट, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए रक्त प्लेटलेट्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं साथियों। रक्त प्लेटलेट्स को थ्राम्बोसाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन अनक्सीकृत रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाता है? तो देखिएगा अनक्सीकृत रक्त यानी साथियों अशुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त किस में होता है? सिराए में।
जो कि शरीर से हृदय की तरफ रक्त को ले जाता है, और धमनी जिसमें शुद्ध रक्त होता है जो कि हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाता है। अगला है मानव हृदय का बायां भाग, माफ करना दायां भाग कौन सा रक्त ग्रहण करता है? तो देखिए मानव हृदय का दायां भाग अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है और मानव हृदय का जो बायां भाग होता है वो शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। देखिए मानव का हृदय होता है लेफ्ट साइड में होता है, यानी बायां भाग में, तो बायां में शुद्ध रक्त होता है हृदय में। उसके बाद अशुद्ध दायां भाग जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 13 से 20 दिन का। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए। रक्त प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो देखिए रक्त प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये 60 क्वेश्चन मानव रक्त से रिलेटेड। आपको क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।